Hello students, we are winding up our chapter government budget and the economy today. इसके अंदर हम कर चुके हैं what is government budget, what are the components of budget. Then we have the types of budget and the types of deficit budget. Now we are moving to objectives of budget. बजट क्यों बनाया जाता है? What is the reason of making the budget? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नॉर्मली जनरली एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स में से आता है. नॉट ऑलवेज बट चांसेस आर देयर. पेज 103 mobilizing and marshalling the resources. What are resources? Resources are the factors of production जिससे हम काम करते हैं, जरिया काम करने के लिए. अब देखते हैं हम प्राइमरी सेक्टर में रिसोर्सेज कम है और सर्विस सेक्टर में रिसोर्सेज ज़्यादा है, या इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिसोर्सेज रुके हुए हैं, रिसोर्सेज हैं बट रुके हुए हैं. तो बजट हेल्प करता है एक सेक्टर से रिसोर्सेज लेके दूसरे सेक्टर में रिसोर्सेज डाले जाते हैं, या फिर ऐसा बजट पास किया जाता है, ऐसी पॉलिसीज बनती हैं कि जिस सेक्टर में रिसोर्सेज हैं उस सेक्टर को मोबिलाइज किया जाए, बढ़ाया जाए, फास्ट किया जाए रिसोर्सेज की पेस को. In modern times, the responsibilities and functions of a government have been gradually increasing as the areas of activity are expanding continuously. It requires more and more finance as the corresponding expenditures are moving northwards. Northward means ऊपर की तरफ. Upward भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप. खर्चे बार बार हर साल बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली फाइनेंसेस की भी ज़रूरत ज़्यादा है. The government has to generate more revenue through greater collection of taxes and non-tax revenue and through increased savings made by households. जो लोग अपने घर पे पैसे सेव करते हैं वो रिसोर्सेज वेस्ट हैं. मैंने जितना पैसा कमाया वो पैसा मेरे घर पे पड़ा हुआ है कैश की फॉर्म में या गोल्ड की फॉर्म में, वो रिसोर्सेज ख़त्म है, वेस्ट है, डेड एंड में. तो गवर्नमेंट बजट में कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आता है कि वो कैश में बैंक में जमा कराऊं या कुछ बॉन्ड्स खरीद लूं ताकि वो पैसे सर्कुलेशन में आ जाए और वो पैसे आगे किसी को लोन के फॉर्म में दे दिए जाए. दैट विल मोबिलाइज द रिसोर्सेज. मार्शल मतलब कैटेगराइज द रिसोर्सेज. Different fiscal policy instruments like taxation, subsidies, loan schemes, etc. may be used in a manner that they enable the government to collect more revenue. इसको अंडरलाइन करके आप लिख सकते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. प्लीज अंडरलाइन. मोबिलाइजिंग एंड मार्शलिंग के साथ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को रीएलोकेट करने के लिए. नंबर 2, इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. रिसोर्सेज को तो आपने मोबिलाइज कर लिया बट इकोनॉमिक की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इंडिया की प्रोजेक्टेड इस साल की जीडीपी ग्रोथ कुछ 6% है. कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, बट टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन हमें कम से कम 6% ग्रोथ रखनी पड़ेगी एटलीस्ट फॉर 3-4 ईयर्स. सो बजट राइट पुअर पीपल की हेल्प करना चाहिए, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना चाहिए, रीएलोकेट करना चाहिए, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जीडीपी की ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम की. इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्लाइज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन रियल जीडीपी ऑफ इकोनॉमी. प्लीज अंडरलाइन, रियल जीडीपी मतलब प्रोडक्शन, नॉट मनी. इकोनॉमी में प्रोडक्शन होनी चाहिए और हर साल पिछले साल से ज़्यादा. एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. अ बजट कैन बी वेरी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट टू इंश्योर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इन द फॉलोइंग वेज. बाय प्रोवाइडिंग टैक्स रिबेट्स एंड अदर इंसेंटिव्स इट कैन स्टिमुलेट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. आप टैक्स रिबेट दे दीजिए, इकोनॉमी वर्कआउट करनी शुरू होगी,
ग्रोथ बढ़ेगी। Greater infrastructure expenditure by government may enhance the production activity in different sectors of an economy. विलेजेस के अंदर प्रोडक्शन क्यों कम होती है? क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, वाटर की प्रॉब्लम है, इरिगेशन की प्रॉब्लम है। अगर गवर्नमेंट वो वाले एरियाज में भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दे, ऑब्वियसली इन दैट केस ग्रोथ इंक्रीज करेगी, बिकॉज हर जगह प्रोडक्शन एक्टिविटी होनी शुरू हो जाएगी। Government expenditure a major factor that generates demand for different types of goods and services in the economy. This may give a push to the private sector too. जैसे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ये बहुत चीज़ों की डिमांड करते हैं। पुलिस स्टेशन लगा लीजिए, वहाँ पे जो फर्नीचर है वो प्राइवेट सेक्टर से आता है। तो गवर्नमेंट बजट इस तरीके से बनाए कि जिस सेक्टर की डिमांड कम है उस सेक्टर की गवर्नमेंट खुद डिमांड करे। जब गवर्नमेंट उस चीज़ की डिमांड करेगा तो प्राइवेट सेक्टर अपने आप उसकी सप्लाई करेगा। डिमांड सप्लाई दोनों फैक्टर्स बढ़ेंगे, जीडीपी की ग्रोथ होगी। However, all government efforts may prove futile waste if the tax rates in the economy are too high. Too much loans create debt trap. Inflation is high due to excessive money supply. Thus, it's a double-edged sword which should be used very carefully lest it hurts back. So इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है, ज़रूरी है। तो ऐसे थोड़ा है कि फालतू के पैसे बांट दिए जाएंगे लोगों में, लोग अमीर हो जाएंगे, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगी, महंगाई हो जाएगी। ठीक है, लोन लो, प्रोडक्शन करो, पर इतना लोन भी नहीं लेना चाहिए कि इंटरेस्ट पे करना मुश्किल हो जाए। विल बी इन द डेट ट्रैप अदरवाइज। एंड सिमिलरली टैक्स रेट इतना ज़्यादा मत बढ़ा दीजिए एक सेक्टर में कि लोग पे ही ना कर पाए। सो दिस इज द सेकेंड बजट ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट बजट ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ। रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के साथ साथ बजट इस चीज़ पे ध्यान देता है कि इकोनॉमी ग्रो करे हर साल, वो भी रियल जीडीपी। पैसे की बात नहीं हो रही यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। थर्ड, ब्रिंगिंग बैलेंस्ड ग्रोथ। See, there are two sectors, government sector and private sector. प्राइवेट सेक्टर हमेशा वहाँ पे काम करता है जहाँ प्रॉफिट हो, तो ऑब्वियसली बैकवर्ड रीजन्स पर वो काम नहीं करेगा अनलेस गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे या गवर्नमेंट खुद वहाँ जाके काम करे। सो बजट का मेन ऑब्जेक्टिव और गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट, द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट इज इट शुड इंश्योर द बैलेंस्ड ग्रोथ। ग्रोथ को बैलेंस करना ज़रूरी है। ये नहीं कि नॉर्थ इंडिया अच्छी तरह ग्रो कर रहा है और साउथ इंडिया में ग्रोथ नहीं है, या गुजरात ग्रो कर रहा है और यूपी बिहार ग्रो ही नहीं कर रहे हैं। बाय बैलेंस ग्रोथ वी मीन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द कंट्री शुड रिकॉर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ साइमल्टेनियसली। अब इसका मतलब क्या है? दिल्ली की ग्रोथ रेट कम होनी चाहिए बिहार से। इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में रखता हूं मैं। बिहार की ग्रोथ रेट ज़्यादा होनी चाहिए दिल्ली से। ये नहीं कि दिल्ली की ग्रोथ रोक दो क्योंकि बिहार को आगे लेके जाना है। आप बिहार की ग्रोथ को बढ़ा दो ताकि आने वाले ईयर्स में, इन फोर्थ कमिंग ईयर्स, दिल्ली एंड बिहार एक स्टेज पे कंसिडर किए जाए। एंड दिस इज डन बाय बजट। It would require the rate of economic growth in the backward regions or untapped sector. Untapped जिसे touch नहीं किया गया should be put on the fast track. A budget is an important instrument to promote this pattern of economic through tax concessions, rebate and other fiscal incentives, subsidies on input, public expenditure or infrastructure in backward regions, so on and so forth. Second में explain करता हूँ subsidies on inputs. एक फर्म ए है जो गुड़गांव में सेट है, एक फर्म बी है जो एक विलेज में सेट है बिहार के। ये दोनों को रॉ मटेरियल चाहिए कोल और आयरन।
तो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है अगर आप बैकवर्ड रीजन में सेट करेंगे तो आपको 20% सस्ता रॉ मटेरियल मिलेगा. सो वट एवर फर्म ए इज स्पेंडिंग, B will be spending 20% or 10% less on the raw material, and obviously they will earn more profits. So more private sector firms, entrepreneurs will be attracted, encouraged to work on B firm, that is that area. It does not mean A को discourage किया गया है, it means B को encourage किया गया है. This is what second says, subsidies on inputs. So the first is reallocation of resources. Resources को shuffle करना है एक जगह से दूसरी जगह. The second is economic growth. GDP को increase करना है. Third is balanced growth. इकोनॉमी को ग्रो करना है बट बैलेंस्ड फॉर्म में. फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट इज इनइक्वालिटीज को रिमूव करना है. यहां पे तो सेक्टर की बात हो रही थी, रीजन्स की बात हो रही थी, अब यहां पे लोगों की बात हो रही है. इनइक्वालिटीज, व्हाट इज इनइक्वालिटी? द गैप बिटवीन द रिचर सेक्टर एंड द पुअरर सेक्टर. रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन के बीच में जो गैप है, इसे कैसे रिमूव किया जा सकता है? प्रोग्रेसिव टैक्स इंट्रोड्यूस करके, या सुपर रिच टैक्स प्रोड्यूस कर दो, जो इंट्रोड्यूस कर दो. जो पर्सन एक साल में 100 करोड़ से ज़्यादा नेटवर्थ कमाता है, अर्न करता है, उस पर सुपर रिच टैक्स लगा दीजिए. और स्पेसिफिकली वो जो टैक्स है वो यूज़ किया जाएगा BPL पर. व्हाट इज BPL? बिलो पॉवर्टी लाइन पर. This is called removing inequalities. To bring equalities in income distribution, the government must ensure that people at the bottom of the population pyramid should progress faster than the people at the higher end. This is what we say. See, इंडिया के लोगों को इस तरीके से शो किया जा सकता है. These are super rich. These are rich. This is middle class. And these are poor. मिडिल क्लास में भी तीन होते हैं, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास. एंड पुअर में वी हैव BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, लेस पुअर, मिडल पुअर, वेरी पुअर. ये हम पॉवर्टी में पढ़ेंगे. सो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द पिरामिड. इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग पुअर हैं, सुपर रिच लोग बहुत ही कम है. सी द एरिया हेयर इज वेरी लेस, द एरिया हेयर इज वेरी बिग इन द पुअर क्लास. The government must ensure the people at the bottom of the population pyramid should progress faster than on the higher end. अब इससे ये कैसे होगा? इनके जो पैसे हैं इनसे लेके इनमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे. One, the population scenario is this, means हम इक्वालिटी की तरफ मूव करना शुरू कर रहे हैं. और जब ये पॉइंट्स ही खत्म हो जाएंगे, कैटेगराइजेशन ही खत्म हो जाएगी, मीन्स हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे मूव कर चुके हैं. A budget can be useful instrument to achieve this goal using the following tools. Number one, progressive taxation, income and wealth. Progressive tax, you know, more tax on higher income. Providing skills and job opportunities to weaker section of the society. इनको स्किल प्रोवाइड करना, जैसे आपने सुना होगा ऊबर, जोमेटो, अर्बन क्लैप, ये सारी एप्स स्किल प्रोवाइड कर रही हैं इस सेक्शन को. और जब स्किल आती है, नॉलेज आती है, एडुकेशन को मैं थोड़ा साइड पे रख रहा हूँ, स्किल और एडुकेशन के स्किल और नॉलेज आती है तो वो अपने आप अर्निंग ज़्यादा अर्न करते हैं.
So the fourth is removing inequalities. Fifth, प्राइस स्टेबिलिटी. इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बजट हेल्प करता है प्राइस को स्टेबल रखने के लिए. लाइक दिस, सी, ये है जनरल प्राइस लेवल. किसी भी इकोनॉमी का जनरल प्राइस लेवल है. जैसे एक स्प्राइट, छोटा स्प्राइट का पैक हमें 15 रुपये का मिलता है, 15 रुपीज़ का मिलता है. बाली में कुछ वो 2 लाख रुपीज़ का है या 1 लाख रुपीज़ का है. नॉट रुपीज़, बाली की करेंसी इतनी नीचे है. तो ये हो गया उस केस में 1 लाख की स्प्राइट, 1.5 लाख की स्प्राइट, और हमारे केस में 15 की स्प्राइट, 20 की स्प्राइट. तो अगर प्राइसेस ये जो मूव कर रहे हैं, जब प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, महंगाई है. जब प्राइसेस नीचे की तरफ जाते हैं तो इसे कहते हैं रिसेशन, मार्केट में मंदी आ रही है. जब प्राइसेस सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं इसे कहते हैं बूम, मार्केट एक्सप्लोड हो रही है. 10 रुपए की चीज 50 की बिक रही है और सब खरीद रहे हैं क्योंकि सबके पास पैसा है. इसे कहते हैं डिप्रेशन, जब मार्केट बिल्कुल नीचे होती है. 100 की चीज 10 रुपीज में सेल हो रही है, 100 रुपए की चीज मार्केट में 10 रुपए की बिक रही है और कोई भी नहीं खरीद रहा क्योंकि किसी के पास पैसा ही नहीं है. 1920 में डिप्रेशन आया था और कई इकोनॉमिस्ट का मानना है कि डिप्रेशन 2.0 2020 100 साल बाद रिपीट करेगा. वी हैव नो आइडिया. और जितनी भी इकोनॉमिक पैकेजेस सभी कंट्रीज में लाए जा रहे हैं वो रिसेशन को हटाने के लिए. अगर वो नहीं हटा तो इट विल गो इनटू डिप्रेशन. जब डिप्रेशन से इकोनॉमी ऊपर जाती है इसे कहते हैं रिकवरी. एंड दिस इज कॉल्ड जर्नल प्राइस लेवल. गवर्नमेंट बजट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमी ज़्यादा फ्लक्चुएटेड ना शो हो. इकोनॉमी का प्राइस, जनरल प्राइस लेवल जो है उससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए. दैट मीन्स दिस इज बेटर देन दिस. The fifth objective is price stability. Yes, inflation is good, but 2%, 3%, 4%. थोड़ी थोड़ी इन्फ्लेशन बढ़नी चाहिए हर साल. मेरी फीस है 1000 रुपीज़, फिर अगली बार 1050, उसके बाद 1100, फिर 1150. So that is cool. That is not inflation. That is यू आर अर्निंग मोर, प्रोडक्शन बढ़ रही है. मैं थोड़ी सी फीस बढ़ाऊंगा, थोड़ी सर्विसेज ज़्यादा दूंगा आपको. बट 1000 की फीस सीधा 2000 या 1000 की फीस अगले साल सीधा 1500, दैट इज फ्लक्चुएशंस. प्राइस स्टेबिलिटी implies gradual and stable rise in general price level that acts as a catalyst of the economy. कैटलिस्ट होता है जो चीज़ बनाता है. तो थोड़ा थोड़ा जब प्राइस बढ़ता है इकोनॉमी बननी शुरू होती है. इंस्टेड ऑफ वॉलेटाइल प्राइस फ्लक्चुएशंस, दीज आर वॉलेटाइल प्राइस फ्लक्चुएशंस. अचानक से सस्ती चीज़, अचानक से महंगी चीज़. इट डज नॉट मीन स्टैटिक एंड स्टेगनेंट जनरल प्राइस लेवल एज अ नॉर्मल प्राइस इन द प्राइस लेवल. नॉर्मल राइज इन द प्राइस लेवल इज ऑलवेज डिजायरेबल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस बढ़ना ही नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए बट ग्रेजुअली. However, there should not be any abrupt volatility in the general price levels. A budget with the following measures can serve as an important instrument to achieve this objective. 1. Public expenditure can serve as an instrument to ensure price stability. Any increase in public expenditure pumps in more money into the economy, leading to inflation and vice versa. Please underline pumps into more money. Government अपना खर्चा बढ़ाएगी
तो मनी की सप्लाई बढ़ेगी और चीजें महंगी होंगी। गवर्नमेंट इनका एक्सपेंडिचर कम करेगी, मनी सप्लाई कम होगी, मार्केट में इन्फ्लेशन कम होगी। मुझे नहीं पता ये कितना सही है, बिकॉज मैंने कौन सा RTI लगाई है, एंड आई डोंट बिलीव द इंडियन न्यूज चैनल। आई डोंट नो हाउ मच आई एम करेक्ट, बट टू द एक्सटेंट आई फील, काफ़ी पढ़ लिया है, मास्टर्स है इकोनॉमिक्स में, न्यूज़पेपर पढ़ाते हुए भी, दिस इज 12th to 13th ईयर। हमारी गवर्नमेंट ने एक फंड ओपन किया है, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड। पहले लोगों से पैसे ले लिए। आपको क्या लगता है लेबर क्लास ने डोनेशन दी होगी? जो पर्सन गरीब है या जो पर्सन के पास सर्कुलर मनी का नहीं है, क्या उसने डोनेट किया होगा? सोचिए, चाहे जितना मर्जी अमीर है, बट आपके पास मनी नहीं है, कैश में नहीं है, आप करोड़पति हैं बट कैश नहीं है, मशीन में, AC में, स्टॉक में लगा हुआ है, क्या आपने डोनेशन दी होगी? नो। तो किसने डोनेशन दी होगी? डोनेशन दी होगी जिसके पास कैश आइडल पड़ा हुआ है, चाहे 10 रुपीज, 1000 रुपीज, 15,000 रुपीज, 1 लाख, जो डोनेशन कैश आइडल पड़ा हुआ है, राइट? अब गवर्नमेंट ने क्या किया, वो पैसा अपने पास ले लिया, मनी सप्लाई कम हो गई। आफ्टर 10 डेज वही पैसा आने वाले मंथ्स में, 3-4 मंथ्स में लोगों में डाल दिया जाएगा जब रिसेशन हो रही होगी। यस और नो? क्योंकि अगर इतना पैसा गवर्नमेंट अपनी जेब से डालती तो मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाती और इन्फ्लेशन आ जाती। अगर ये पैसा एक ही महीने में डाल दिया जाता तो हमारी इकोनॉमी उसको एब्जॉर्ब ही ना कर पाती। इट टेक्स सम टाइम। जैसे वैक्यूम होता है, वैक्यूम किसी चीज को, टेक एन एग्जांपल, जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपका सूटकेस पूरी तरह से बंद हो गया है, एक टी-शर्ट और डालनी है, डाल सकते हैं, जैसे एक टी-शर्ट डाली, दबा दिया, फिर बंद कर दिया। अब 2 पजामाज और डालने हैं, कैन यू पुट दैट? यस, रोल किया, साइड पे डाल दिया, बंद कर दिया। सॉक्स डालनी है, पॉसिबल। अब मैं कहूँगा 10 टी-शर्ट्स और डालनी है या 5 शर्ट्स और डालनी है, पॉसिबल है? नो, दैट सूटकेस इज योर इकोनॉमी। व्हेन यू पुट मोर ऑफ द स्टफ देयर, अगर आप उसके अंदर फालतू टी-शर्ट्स डाल देंगे, इट वॉन्ट वर्क। फालतू पैंट्स डाल देंगे, इट वॉन्ट वर्क। इकोनॉमी में सिर्फ पैसा आएगा, इट वॉन्ट वर्क। इकोनॉमी में सिर्फ गुड्स आएंगे, इट वॉन्ट वर्क। सो दिस इज व्हाट, बैक टू द टॉपिक, गवर्नमेंट का बजट का ऑब्जेक्टिव रहता है कि ये फ्लक्चुएशंस इतनी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मनी नहीं इंजेक्ट करनी, सिर्फ प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए। 6th, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। आप पढ़ाई कर लेते हैं बट आपको जॉब नहीं मिलती। अब हर पर्सन रिस्क तो ले नहीं सकता, हर बंदा बिजनेस थोड़ा कर लेगा। तो बजट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना, बेरोजगारी कम करना। इसी के लिए 2 साल पहले स्किल इंडिया मूवमेंट आया था, लोगों को स्किल किया जा रहा था। जैसे पहले बताया, जोमेटो, अर्बन क्लैप, ऊबर, ये सारी स्किल देती हैं। आप 12th पास हो, कूल, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको वर्क दे दिया जाएगा, दैट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हर साल गवर्नमेंट का काम होता है कि ये अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना। मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, another major objective of the government budget may be quoted as the creation of more and more employment opportunities. To achieve this objective, a budget can be extremely useful as employment generation is generally both the cause and effect of economic growth. Jobs लगेगी, employment opportunities बढ़ेगी, growth होगी. Therefore, and budgetary step that promotes economic growth may also result in creation of more employment opportunities. Similarly, the government may provide subsidies to those production units that is labor intensive techniques. There are 2 type of techniques, labor and capital. एक फर्म ए है जो लेबर को ज़्यादा यूज़ कर रही है, एक फर्म बी है जो कैपिटल को ज़्यादा यूज़ कर रही है, रोबोट्स को यूज़ कर रही है। गवर्नमेंट क्या करे, जो लेबर यूज़ कर रही है उस पर टैक्स कम लगा दे, जिससे क्या होगा, लेबर को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी। इट में प्रोवाइड देम सब्सिडाइज इनपुट लाइक रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती दे दे जो 1000 से ज़्यादा लेबर को जॉब प्रोवाइड करती है।
वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक मनरेगा, आपने देखा होगा जो रोड्स बन रही होती है उसके नीचे टेंट लगा के लोग रह रहे होते हैं, रोड आगे शिफ्ट करती है, लोग आगे शिफ्ट कर जाते हैं, दैट इज अंडर मनरेगा। आप अंडरलाइन करके लिख सकते हैं स्किल इंडिया हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन पास्ट टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर पॉपुलेशन जो लोग काम कर रहे हैं वो 10% से बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एटलीस्ट 10% से बढ़नी चाहिए, तभी इकोनॉमी में बैलेंस बना रहेगा। सो दीज आर द 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सो नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चंस। पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं नॉर्मली, हमारे नोट्स में एक इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है, बाकी डायरेक्ट हैं। सो डायरेक्ट विल डिस्कस, इनडायरेक्ट आई लेट यू राइट। Page, okay, 1 marker questions first, all done. 3 marker questions, 16th and 17th. 16th and 17th. Explain the role of government budget in bringing economic stability. Economy को stable करने के लिए you will write objective number 5. 16th का आंसर ऑब्जेक्टिव नंबर 5। आप इसमें बाकी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ओवरलैप हो सकती है। ये जो 6 ऑब्जेक्टिव हैं, मेन क्रक्स क्या है? रिसोर्सेज को बढ़ाना, रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना, इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ाना, रियल जीडीपी बढ़ाना, हर सेक्टर इक्वली ग्रो करे, रिचर सेक्शन और पुअर सेक्शन में गैप कम हो, ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, फ्लक्चुएशन वॉलेटाइल ना हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े। मेन क्रक्स ये है, बाकी आप ओवरलैप कर सकते हैं। आंसर नंबर 17, हाउ कैन बजटरी पॉलिसी बी यूज टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, रिमूविंग इनइक्वालिटीज। ऑब्जेक्टिव नंबर 4, हाउ कैन, कैसे इनइक्वालिटी रिमूव कर सकता है? प्रोग्रेसिव टैक्स इंट्रोड्यूस करके, बीपीएल कार्ड्स बना के, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बीपीएल में ज्यादा देके। सो ओवरलैप कर गया पॉइंट। मूविंग टू 4 मार्कर क्वेश्चंस। 27, एक्सप्लेन हाउ गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू गवर्नमेंट बजट। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जा सकते हैं? यहाँ पे हम रीएलोकेशन, मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। जिस सेक्टर में रिसोर्सेज ऑलरेडी ज़्यादा हैं उसमें ज़्यादा टैक्सेशन लगा के, जिस सेक्टर में रिसोर्सेज कम है उसमें सब्सिडीज दे दीजिए, या आइडल सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करो। जो लोगों के पैसे घर पे पड़े हैं, पॉलिसी इस तरीके से बनाइए कि उसे आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर पाए। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, आंसर नंबर 27, ऑब्जेक्टिव नंबर 1। 28, tax rate on higher income group have been increased. Which economic value does it reflect? Explain. प्रोग्रेसिव टैक्स लाया गया, जिनकी इनकम ज़्यादा है उन पे ज़्यादा टैक्स लगाया गया है। इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 4, और वैल्यू क्या है? रिमूविंग इनइक्वालिटीज। Removing inequalities, that is welfare of people. Question number 35th. How can budgetary policy be used, 6 marker, to reduce inequalities, to influence allocation of resources? Fourth and 1. Answer 35. Objective number 4th and 1. 6 marker question, 3 marks each.
एक ऑब्जेक्टिव नॉर्मली 3 मार्क्स में आता है, मैक्सिमम 4 मार्क में पूछा जा सकता है। हमने अभी तक सभी 3 मार्क में किए। ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन 33, 6 मार्कर क्वेश्चन। In the government of India's budget 2013-14, 13-14, आज से 7 साल कुछ पुरानी बात है, और दिस वॉज एक्चुअली हैपेंड, ये हुआ था। द फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज टू रेज एक्साइज ड्यूटी ऑन सिगरेट्स, सिगरेट्स पे टैक्स बढ़ा दो। ही ऑल्सो प्रपोज टू इंक्रीज इनकम टैक्स ऑन इंडिविजुअल अर्निंग मोर देन 1 करोड़ पर एनम, जो लोग एक साल में 1 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हैं उस पर टैक्स बढ़ा दो। बहुत ही मुश्किल से लेस देन 100 या लेस देन 50 होंगे लोग जो एक साल में 1 करोड़ से ज़्यादा कमाएंगे। यहाँ पे सेल्स की बात नहीं हो रही, नेट इनकम प्रॉफिट की बात हो रही है, दैट टू इन वाइट मनी। इनमें से एक प्रपोजल पास हो गया था, सिगरेट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई थी, पर सुपर रिच टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टैक्सेस प्रपोज्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। Was the objective only to earn revenue for the government? What possible welfare objective of government is considering? So the first is सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दीजिए। तो कौन सा टैक्स है वो? सबसे पहले आप अटेम्प्ट करेंगे एक्साइज ड्यूटी। Which tax is this? Indirect tax. The burden can be shifted to the ultimate consumer. The incidence and the liability are on the different persons. It is the producer who pays the tax to the government, but it is charged in the price of the cigarette involved. फिर उन्होंने पूछा सुपर रिच टैक्स, इनकम टैक्स। कौन सा टैक्स है ये? डायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में पहला पार्ट है। अब 6 मार्क का टोटलिटी में है, आप जैसे मर्जी लेंथ लिखिए। गवर्नमेंट ने 2 तरह के टैक्स प्रपोजल किए, बताइए कौन से टैक्सेस हैं। वाज द ऑब्जेक्टिव ओनली टू अर्न रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट? क्या गवर्नमेंट सिर्फ पैसा कमाना चाहती है? रेवेन्यू बढ़ेगा, ट्रू, बट इट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। गलत है, इट इज नॉट ओनली द ऑब्जेक्टिव। सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक्साइज ड्यूटी सिगरेट पे लगी, जिससे सिगरेट एक्सपेंसिव हो जाएगी, सिगरेट की डिमांड कम हो जाएगी। हाँ, आपको पता है जो चेन स्मोकर है उनकी डिमांड तो परफेक्टली इनइलास्टिक है, वो नहीं कम कर पाएंगे, बट इन टोटलिटी मैक्रो इकोनॉमिक्स पे इंडिविजुअली फ़र्क नहीं पड़ेगा, मार्केट में फ़र्क पड़ेगा। सिगरेट की डिमांड कम हो जाएगी, जिससे क्या ऑब्जेक्टिव पूरा होगा? इनमें से तो कोई ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा है। ये माइक्रो ऑब्जेक्टिव है, वेलफेयर ऑफ पीपल, हेल्थ of general people will improve। और important income tax जो लगाया है, tax on people earning more than 1 CR per annum, इससे क्या होगा? इनइक्वालिटी रिमूव होगी। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? रिमूविंग inequality। This is your 6 mark का क्वेश्चन। तो पहले हमने बता दिया टैक्स कौन से हैं, क्वेश्चन में पूछा था, फिर बताया क्या वही ऑब्जेक्टिव है? हमने बताया नहीं, सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, मेजर ये इनइक्वालिटी रिमूव होगा। अब ये टोटलिटी में 6 मार्क में अटेम्प्ट करना है। यू कैन अटेम्प्ट 3 मार्कर, 3 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर, 4 मार्कर, 2 मार्कर। आई विल सजेस्ट, क्योंकि पॉइंट्स नहीं है तो आप जैसे मर्जी अटेम्प्ट करें। 3 वुड बी द प्रेफर्ड वन। वी आर डन विद द चैप्टर।
बट मुझे कुछ क्वेश्चन अभी लिखवाने हैं, 2 क्वेश्चंस अभी आपको लिखवाने हैं, उसके आंसर्स दे आर नॉट इन द नोट्स. सो राइट डाउन वन क्वेश्चन. Can there be, yes, right, open your copy, write down the question. Can there be fiscal deficit without revenue deficit? Can there be fiscal deficit without revenue deficit? क्या फिस्कल डेफिसिट हो सकता है रेवेन्यू डेफिसिट के बगैर? सी, फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, एंड रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी हम बोरोइंग्स की बात नहीं कर रहे, एक्सेप्ट बोरोइंग्स. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 10,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 7,000, रेवेन्यू रिसीट्स है 12,000, कैपिटल रिसीट्स है 4,000. नाउ सी, क्या रेवेन्यू डेफिसिट है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 10, रेवेन्यू रिसीट है 12. रिसीट्स आर मोर देन एक्सपेंडिचर, रिसीट्स एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, तो रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है. बट दिस इज 17, दिस इज 16. टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसीट्स. 1,000 की हमें बोरोइंग करनी पड़ेगी बराबर लाने के लिए. चाहे रेवेन्यू डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट का पार्ट है, आई रिपीट, undoubtedly the revenue deficit is a part of fiscal deficit, but it does not mean when there is fiscal deficit there should be revenue deficit. I repeat, when there is fiscal deficit there should be revenue deficit. ऐसा जरूरी नहीं है. Write down the answer. Three marker, it's a 1 marker or 3 marker answer. Yes, comma, yes, comma. It is possible to have a fiscal deficit in the government budget. It is possible to have the fiscal deficit in government budget without revenue deficit. Without revenue deficit. 1. When there is surplus in revenue budget, when there is surplus in revenue budget, 2 पार्ट से मैंने फर्स्ट डिस्कस किया अभी. When there is surplus in revenue budget and deficit in capital budget, and deficit in capital budget, full stop. Deficit in capital budget should be greater than the surplus in revenue budget. Deficit in capital budget should be greater than the surplus in रेवेन्यू बजट, फुल स्टॉप. ये देखिए, रेवेन्यू बजट 2,000 सरप्लस, कैपिटल बजट 3,000 डेफिसिट. 2,000 सरप्लस, 3,000 डेफिसिट, मतलब 1,000 का डेफिसिट ज्यादा है और यही 1,000 आ गया फिस्कल डेफिसिट. कंडीशन नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, अगर रेवेन्यू बजट बैलेंस हो जाए, ये देखिए 10-10, उस केस में हमें 3,000 का बोरो करना पड़ेगा.
वही कैपिटल बजट का जो डेफिसिट है वही फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। आई रिपीट, कैपिटल बजट का जो डेफिसिट है वही हमारा फिस्कल डेफिसिट आएगा। लिखिए, व्हेन रेवेन्यू बजट इज बैलेंस्ड एंड कैपिटल बजट शोज अ डेफिसिट, व्हेन revenue budget is balanced, when revenue budget is balanced and capital budget shows a deficit, और जितना डेफिसिट होगा कैपिटल बजट में वो ही हमारी क्या हो जाएगी, बोरोइंग्स, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। Clear? Moving to the last question, 3 marker. Distinguish between revenue expenditure and capital expenditure. Distinguish between revenue expenditure and capital expenditure. Basis, revenue expenditure, capital expenditure. Basis, revenue expenditure, capital expenditure. 4 points है, 3 marker है, 4th is the example one. First is meaning. Revenue expenditure neither creates any asset. Revenue expenditure neither creates any asset nor reduces any liability of the government. Nor reduces any liability for the government या of the government. दूसरी तरफ capital expenditure either creates an asset, or reduces the liability of the government, reduces a liability of the government. Second, purpose. Second, purpose. You may say purpose. It is incurred for normal running of government departments. It is incurred for normal running of government departments and provision of various services. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों किया जाता है? ताकि रेकरिंग एक्टिविटीज, नॉर्मल एक्टिविटीज की जाए जो हर साल बार बार लगातार होती हैं. इट इज इंकर्ड मेनली फॉर acquisition of assets and paying back the loans and advances. What is capital expenditure? Non-recurring in nature. बेसिकली जो बैलेंस शीट में इम्पैक्ट डालते हैं. या तो आप एसेट खरीद रहे हैं, या आप लायबिलिटी पे कर रहे हैं, या किसी को लोन दे रहे हैं, किसी और कंट्री को आप लोन दे रहे हैं. इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. थर्ड, नेचर. It is recurring in nature.
recurring in nature. As such expenditure is spent by government, as such expenditure is spent on government or is spent by government on day-to-day activities, on day-to-day activities. बार बार जो खर्चे होते हैं उसके लिए. दूसरी तरफ it is non-recurring in nature. It is non-recurring in nature, जो बार बार अकर नहीं करता. लास्ट फोर्थ एग्जाम्पल salary paid to army, salary paid to army, comma, interest on loan taken from World Bank, interest on loan taken from World Bank, etc. etc. दूसरी तरफ purchase of new computers for government schools या purchase of metro from Japan, purchase of metro compartments, जो बोगी होती है, purchase of metro compartments from Japan, comma, loan given to Nepal, loan given to Nepal, etc. एक सिमिलर क्वेश्चन आप अपने लेवल पे लिखेंगे. मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, आंसर बिल्कुल सिमिलर है इसका और आप क्वेश्चन समझ भी गए हैं. गुड. डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स. लिख लीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन revenue receipts and capital receipts. Then this is all about government's budget. बजट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, एक्सपेंडिचर, रिसीट्स, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड बजट, सरप्लस, डेफिसिट, डेफिसिट के टाइप्स और गवर्नमेंट के बजट के ऑब्जेक्टिव्स. एंड वी हैव डन अराउंड 37 और 2 मैंने लिखवाए 39 क्वेश्चंस. पेपर इन्हीं में से आने, नथिंग एल्स. फ्रॉम टुमारो वी विल बी डूइंग इंडियन इकोनॉमी. विल कंसिडर इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.